हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। आज हम लोग करेंगे जुलाई 2025 के लीनियर अलजेब्रा का पार्ट सी का क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है वो। टी C7 से C7 तक सी लीनियर ऑपरेटर है और उसका आइगन वैल्यू है 2, 3 एंड 5। ठीक है, C7 से C7 तक लीनियर ऑपरेटर है और आइगन वैल्यू दे रखा है 2, 3 एंड 5। और उसने एक सब स्पेस दिया है W सच डेट V बिलोंग कर रहा है C7 से एंड T-5I टू द पावर K कहाँ जा रहा है, 0 पर जाकर मैप कर रहा है। ठीक है, T-5I टू द पावर K इक्वल टू V है फॉर सम इंटीजर K ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे W क्या बन रहा है, ये W बन रहा है 5 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड आइगन स्पेस, है ना। W बन रहा है 5 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड आइगन स्पेस। क्लियर। उसके बाद उसने दे रखा है T-2I का स्क्वायर, T-3I का स्क्वायर एंड T-5I का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, 2, 2, 2, 6 डिग्री का पोलिनोमियल है ये, है ना। और देखो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, C7 से C7 तक, यानी कि ये जो इसने गिवन दिया है ये क्या है, ये एनालिटिक पॉलिनोमियल है ना। हमारे पास एनालिटिक पॉलिनोमियल मिल गया तो अब इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। अगर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो मिनिमल पॉलिनोमियल टी की क्या क्या पॉसिबल है। अगर कहो कि x-2 ये पॉलिनोमियल इस एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है। मिनिमल पॉलिनोमियल एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि x-2 तो इस एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है। या फिर कहें x-3 या x-5 या फिर x-2 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, क्या ये सब मिनिमल पॉलिनोमियल है हमारे, नहीं, है ना। ये सब हमारे मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, ये सब तो डिवाइड कर रहे हैं एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को, लेकिन जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो अपनी आइगन वैल्यू को रखता है ना। मिनिमल पॉलिनोमियल के पास सारे आइगन वैल्यूज होते हैं। अब यहाँ देखो इसने दे के रखा है कि 2, 3, 5 इस ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यूज हैं, है ना। 2, 3, 5 आइगन वैल्यूज हैं, तो मिनिमल पॉलिनोमियल में एटलीस्ट x-2, x-3, x-5 तो आएंगे। हाँ, कम से कम एक बार 2, 3 एंड 5 आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि वो आइगन वैल्यूज हैं और उसने ऐसा दे रखा है। अगर नहीं दे के रखता तो हम कह सकते थे कि एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है तो पॉसिबल है कि x-2 मिनिमल बन जाए, लेकिन उसने दे रखा है कि ये आइगन वैल्यूज हैं, तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। मिनिमल पॉलिनोमियल में 2, 3 एंड 5 आएगा ही, है ना। एक तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल बन सकता है, और क्या बन सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल, हम लोग x-2 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, x-5 का स्क्वायर, ये भी तो उस एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है ना। सेम यही तो गिवन था, खुद से खुद को तो डिवाइड किया ही जा सकता है, तो ये भी उसे डिवाइड कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है। और x-2 का स्क्वायर, x-3, x-5 ये भी पॉसिबल है। और x-2 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, x-5 ये भी पॉसिबल है। अगर हम देखें तो हम x-2, x-3 का स्क्वायर, x-5 का स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, या फिर x-2, x-3, x-5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। ऐसे हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी मिनिमल पॉलिनोमियल की, लेकिन उसमें 2, 3 एंड 5 आइगन वैल्यू होंगे, है ना। तो ऐसे हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिल रही है मिनिमल पॉलिनोमियल होने की, है ना। तो देखो उसने क्या बोला, फर्स्ट ऑप्शन कि टी हैज एटलीस्ट 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, टी के पास कम से कम 4 Li आइगन वेक्टर्स होंगे, उसने ये बोला, है ना। तो
इसने किसकी बात की? एट लिस्ट, है ना? एट लिस्ट वो पूछ रहा है। तो जब वो एट लिस्ट पूछ रहा है तो हम ऐसा करें कि सबसे कम, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से सॉल्व होगा, है ना? तो देखो उसने क्या पूछा कि एटलीस्ट 4 एलाई आइगन वेक्टर्स होंगे इसके पास। तो हम सबसे बड़ा वाला ब्लॉक चूज करें तो सबसे कम नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे कि नहीं? हाँ, बनेंगे। अगर हम बड़ा ब्लॉक बनाए तो सबसे कम नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है? तो उसने बोला एटलीस्ट 4 होंगे, है ना? तो देखो इनमें से सबसे बड़ा वाला फैक्टर ये है ना? ये सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि इसमें सारे ब्लॉक्स 2 2 के बन रहे हैं ना, 2 क्रॉस 2 के। तो देखो अगर हम इसका ब्लॉक बनाएं तो क्या बनेगा? 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बनेगा जेसी फॉर्म में। तो क्या होगा? 2 1 0 2। फिर 3 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक बनेगा 2 क्रॉस 2 का। तो ये क्या बनेगा? 3 1 0 3। एंड 5 का बनाएंगे तो क्या बनेगा? 5 1 0 5, है ना? तो हमने मिनिमल पॉसिबल ब्लॉक्स बना लिए, है ना? मिनिमम पॉसिबल ब्लॉक्स। तो ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स चाहिए हमें? 7 क्रॉस 7 का। तो अभी तो 6 क्रॉस 6 का हुआ ना। तो यहाँ पे कोई तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। जो मन हो कोई भी आइगन वैल्यू हम रख सकते हैं, है ना? तो देखो कितने जॉर्डन ब्लॉक्स बन रहे हैं। मिनिमम कितने जॉर्डन ब्लॉक्स बन रहे हैं इसमें? 1 2 3 एंड 4। 4 जॉर्डन ब्लॉक्स बन रहे हैं मिनिमम। जब हम मैक्सिमम फैक्टर लेंगे तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स मिलेगा। जितने बड़े बड़े ब्लॉक्स हम बनाएंगे उतना कम एल आई आइगन वेक्टर्स मिलेगा, है कि नहीं? तो हमने ये बनाया तो देखो कितने हो गए? 4। इससे कम पॉसिबल नहीं था ना। तो यहां से हमें क्या मिला? 4 जॉर्डन ब्लॉक, है ना? तो हमें एटलीस्ट 4 जॉर्डन ब्लॉक्स बनेंगे ही बनेंगे। अब देखो अगर मान लो कोई और मिनिमल पॉलिनोमियल चूज कर लेते हैं, चलो ये वाला मिनिमल पॉलिनोमियल चूज कर लेते हैं। इसमें x-2 x-3 x-5। तो ये इसके कैसे ब्लॉक्स बनेंगे? 2 के करस्पॉन्डिंग एक बनेंगे, 3 के करस्पॉन्डिंग एक बनेगा, 5 के करस्पॉन्डिंग एक बनेगा, है ना? तो यहां से तो हमें 3 ब्लॉक्स मिले और बाकी 4। 4 के लिए हम कुछ भी रख सकते हैं, भले 2 2 रख दो, 3 एंड 5 रख दो, या फिर इसके जगह पे 3 रख दो। कुछ भी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, बस कंडीशन क्या होगी कि 1 क्रॉस 1 के ब्लॉक बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग लीनियर फैक्टर में ले रहे हैं। देखो पावर कितनी है इसकी? 1 है ना, सबकी पावर। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का एक कंडीशन होता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल में फैक्टर्स की जो पावर है उससे ज्यादा ब्लॉक नहीं बन सकते, उस पावर से ज्यादा का ब्लॉक नहीं बन सकता, ठीक है? तो ये पावर 1 है तो 1 क्रॉस 1 के ब्लॉक ही बनेंगे, इससे ज्यादा के ब्लॉक हम लोग नहीं बना सकते। तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 7 ब्लॉक्स बन रहे हैं ना यहाँ से 7 ब्लॉक्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो एटलीस्ट हमें क्या मिला? 4, क्योंकि अब देखो 2 से ज्यादा नहीं है किसी भी फैक्टर का पावर, तो हम लोग 2 क्रॉस 2 से ज्यादा के ब्लॉक बना ही नहीं सकते। तो 2 क्रॉस 2 के अगर हम लोग ब्लॉक बनाएंगे तो मिनिमम हमें 4 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, टी हैज एटलीस्ट 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ये स्टेटमेंट सही है ना? अब देखो ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है कि कर्नेल ऑफ t-2 i का पावर 2025 इक्वल है कर्नेल ऑफ t-2 i का पावर 2026। देखो क्या बोल रहा है ऑप्शन 3, कर्नेल ऑफ t-2 i का पावर 2025 इक्वल है कर्नेल ऑफ t-2 i का पावर 26, ठीक है? तो तुम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, कोई भी अपने मन से
एक H ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, V2V, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हम्म हमें क्या पता है कि कर्नेल ऑफ H सबसेट होता है कर्नेल ऑफ H स्क्वायर का, और कर्नेल ऑफ H स्क्वायर सबसेट होता है कर्नेल ऑफ H क्यूब का, और कर्नेल ऑफ H क्यूब सबसेट होता है कर्नेल ऑफ H4 एंड सो ऑन, है ना। तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, हमारे पास रिजल्ट होता है कि द नल स्पेस द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स does not grow indefinitely but eventually stops growing। मतलब ऐसा नहीं होता कि कर्नेल ऑफ H सबसेट है कर्नेल ऑफ H स्क्वायर का, H स्क्वायर सबसेट है H क्यूब का, H4 सबसेट है H5 का, ऐसा नहीं होता। एक स्टेज पे जाके इक्वलिटी आने लगती है, सबसेट होना वो बंद हो जाता है, यानी कि और वो रिड्यूस होना बंद हो जाता है, ठीक है। और कहाँ पर इक्वलिटी मिलने लगती है हमें, कब वो ग्रो करना बंद करता है, कर्नेल किस स्टेज पे जाके ग्रो करना बंद करता है, डायमेंशन ऑफ वी पे जाके कर्नेल ग्रो करना बंद कर देता है ना। तो अगर हम लोग ले लें कर्नेल ऑफ एच इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, तो यहां से हमारा कर्नल सबसेट होना बंद कर देगा, ग्रो करना बंद कर देगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि कर्नेल ऑफ एच टू द पावर डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू कर्नेल एच डायमेंशन ऑफ वी प्लस वन इक्वल टू कर्नेल एच डायमेंशन ऑफ वी प्लस टू इक्वल टू कर्नेल एच डायमेंशन वी प्लस थ्री। यानी कि इसके बाद चाहे जो भी पावर ले लो, जो कर्नेल हमें मिल गया डायमेंशन ऑफ वी पे, उससे वो कम नहीं होगा, उससे वो कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। यानी कि कर्नेल ऑफ एच एट द पावर ऑफ डायमेंशन बी से आगे हम जो भी कर्नेल लेंगे वो सारे इक्वल हो जाएंगे कर्नेल ऑफ एच टू द पावर डायमेंशन ऑफ वी के। समझ आ रहा है। तो देखो उसने क्या दिया हमें, उसने दिया T C7 से C7 तक हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर हम कोई दूसरा फंक्शन ले लें T-2i भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा C7 से C7 तक। क्लियर। तो बताओ कर्नेल ऑफ H7 के बाद ये ग्रो करना बंद कर देगा कि नहीं, है ना। अगर हम H की पावर 7 कर दें तो इसके बाद तो ये ग्रो करना बंद कर देगा, क्योंकि डायमेंशन ऑफ V क्या था, 7 था। तो 7 से आगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सबसेट होना ये बंद कर देगा, इक्वलिटी मिलने लगेगी। तो हम यहाँ से ये नहीं बोल सकते कर्नेल ऑफ H7 इक्वल होगा कर्नेल ऑफ H8 के, इक्वल होगा कर्नेल ऑफ H9 के, और ये इक्वल हो जाएगा कर्नेल ऑफ H2025 के, और ये इक्वल हो जाएगा कर्नेल ऑफ H2026 के, इक्वल टू चाहे जितनी भी बड़ी पावर ले लो उसके बाद वो सब क्या होंगे, इक्वल ही होंगे 7 के बाद, है कि नहीं। तो हमने क्या देखा कि 7 के बाद कर्नेल की ग्रोथ रुक जाएगी। और मिनिमल पॉलिनोमियल हमने क्या देखा, मिनिमल पॉलिनोमियल अगर हम ले रहे हैं तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी है, x-2 का स्क्वायर, है ना। मैक्सिमम हम 2 तक जा रहे हैं, है ना। मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो ग्रोथ तो 2 पे ही रुक जाएगी ना। तो ये क्या मिलेगा हमें, x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो ग्रोथ 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 पे ही रुक जाएगी, हमें 7 तक जाने की भी जरूरत नहीं थी। समझ आ रहा है। हमें यहाँ पे कर्नेल ऑफ H7 तक जाने की जरूरत नहीं थी, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कर्नेल ऑफ H2 इक्वल हो जाएगा कर्नेल ऑफ H3 के, और ये इक्वल हो जाएगा कर्नेल ऑफ H7 के, और ये सारे इक्वल आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है।
अब देखो ऑप्शन, ये थर्ड वाला सही हो गया। अब देखो ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में क्या बोल रहा है कि t-2i एंड t-3i निलपोटेंट ऑपरेटर है। चलो देखते हैं। हमारे पास t क्या दे रखा है इसने, t दे रखा था x-2 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर और x-5 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग t के लिए लिख सकते हैं t इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज 2 3 3 एंड 5 5, और एक एंट्री हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो चलो 5 ही रख लेते हैं। ठीक है, अगर हमने ये रख लिया तो वो क्या बोल रहा है t-2i करने, तो t-2i करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी मैट्रिक्स की। इस ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसमें से अगर हम लोग 2i मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 0 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1 1, और यहाँ मिलेगा 3 3 3, और t-3i करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डायगोनल ऑफ 2 में से 3 माइनस होगा तो क्या मिलेगा, -1 0 0, और यहाँ मिलेगा हमें 2 2 2। ठीक है, और हमसे इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2-2i का प्रोडक्ट t-3i के साथ, तो हमें क्या मिलेगा 0 0 0 0 6 6 6, हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो क्या ये मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इज नॉट इक्वल टू 0। 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसी मैट्रिक्स दिख रही है ना, और बाकी ये सारी एंट्रीज 0 है, तो क्या ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, नहीं, दिस इज नॉट निलपोटेंट। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये निलपोटेंट ऑपरेटर नहीं है। और फोर्थ में बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ W ग्रेटर इक्वल टू 2 है। W क्या डिफाइन करके रखा है, W ये डिफाइन कर रखा है आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 5, है ना। W इसने डिफाइन कर रखा है जनरलाइज आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 5। W इसने दे रखा है जनरलाइज्ड आइगन स्पेस corresponding to lambda इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम 5 के लिए ये वाला मैट्रिक्स भी तो चूज कर सकते हैं कि 2x2 का एक ब्लॉक हमने बना दिया 2 के लिए, 3 आइगन वैल्यू के लिए भी हमने एक 2x2 का ब्लॉक बना दिया, 1x1 का एक आइगन वैल्यू का ब्लॉक बना दिया हमने 5 का, और हमने 2 और 2 के लिए ब्लॉक बना लिया 1x1 का। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि डायमेंशन ऑफ 5 2 ही हो, है कि नहीं, ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है, हम ये भी ले सकते थे। तो यहाँ देखो डायमेंशन ऑफ W कितना मिल गया 1, और वहाँ पे उसने क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है कि डायमेंशन ऑफ W ग्रेटर इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है ना, हमारे पास वन डायमेंशनल स्पेस पे भी जो भी कंडीशन उसने मैट्रिक्स पे दे रखी है वैसा जर्डन कैनोनिकल फॉर्म हम बना पा रहे हैं, है ना। तो डायमेंशन ऑफ W 2 या 2 से बड़ी हो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मिल गया ना डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 1। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कुछ भी मिनिमल पॉलिनोमियल आप ले सकते हो, बस तीनों आइगन वैल्यूज उसमें होनी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि उसने दे रखा है कि ये मैट्रिक्स 2 3 एंड 5 को रख रहा है। क्लियर है, देखो क्या बोल रहा है, लेट V बी अ फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, V फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और एक लीनियर मैप टी वी टू वी डिफाइन करके दे रखा है, एंड टी स्टार इस ट्रांसफॉर्मेशन का एडजॉइंट है। ठीक है, देन पूछ रहे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, इफ ट्रेस ऑफ टी टी स्टार इज 0 देन टी 0 होगा, वी बिलोंग कर रहा होगा कैपिटल वी से, सच दैट टी स्टार टी ऑफ वी इक्वल टू 0 देन टी वी इक्वल टू 0 होगा, टी इक्वल टू टी स्टार है, और अगर एन ग्रेटर देन 1 है तो टी टू द पावर 2 टू द पावर एन वी इक्वल टू 0 देन टी ऑफ वी इक्वल टू 0,
Suppose that t of t star equal to t star t and n is greater than 1 be an integer, then v belongs to v such that t to the power n of v is equal to 0, then t v equal to 0. ठीक है, उसने हमें टी वी से वी वेक्टर स्पेस दिया. हमें क्या पता है? हमें पता है कि टी टी स्टार पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स होता है ना. टी टी स्टार ऑलवेज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होता है. ठीक है, अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होता है तो इसका आइगन वैल्यू कैसा होगा? इसका आइगन वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, है ना. इसके आइगन वैल्यू का रेंज 0 टू इंफिनिटी तक आएगा. क्लियर? और उसने क्या दे रखा है? वो ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है कि ट्रेस इसका 0 है तो t इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, ट्रेस ऑफ टी टी स्टार इक्वल टू उसने बोला 0. ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू. तो यहां से क्या मतलब हुआ इसका कि समेशन लैम्डा आई इक्वल टू 0, है ना. सारे आइगन वैल्यूज का सम क्या होगा? 0 हो जाएगा, ऐसा उसने ऑप्शन में कहा. तो क्या पॉसिबिलिटीज है लैम्डा की? सारे लैम्डा को 0 होना पड़ेगा तभी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि निगेटिव हम नहीं ले सकते. आइगन वैल्यूज या तो पॉजिटिव है या 0 है. तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? यहाँ से हमें मिलेगा कि लैम्डा आई इक्वल टू 0, और लैम्डा आई 0 है. इसका क्या मतलब हो गया? टी टी स्टार इक्वल टू 0. और इसका हम इनर प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? टी टी स्टार वी का इनर प्रोडक्ट विथ वी इक्वल टू 0. और ये क्या हो जाएगा? टी स्टार वी इक्वल टू 0. और ये क्या होता है? ये होता है नॉर्म ऑफ टी स्टार वी इक्वल टू 0. और नॉर्म जब 0 आ गया तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा? इम्प्लाई टी ऑफ वी इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाई टी इक्वल टू 0. तो ऑप्शन 1 सही हो गया कि अगर ट्रेस 0 है टी टी स्टार का तो टी 0 हो जाएगा. कौन से रिजल्ट से? कि टी टी स्टार ऑलवेज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स होती है, तो उसके जो भी आइगन वैल्यू होंगे या तो 0 होंगे या पॉजिटिव होंगे, है ना. और ट्रेस 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टी भी हमारा 0 आ जाएगा, है ना. अब देखो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? वी बिलोंग कर रहा है कैपिटल वी से सच दैट टी स्टार टी ऑफ वी इक्वल टू 0, देन टी ऑफ वी इक्वल टू 0. ठीक है, उसने क्या बोला? टी स्टार टी 0 है तो टी वी 0 होगा. तो अभी तो हमने प्रूव किया ना, यहां से सेकेंड स्टेटमेंट यहां से देख लो. बी के लिए यही एक्सप्लेनेशन आएगा कि टी टी स्टार 0 है तो हमें टी इक्वल टू 0 मिलेगा, है कि नहीं. तो बी के लिए हम क्या बोल सकते हैं? सेम एज एबव. टी टी स्टार हमें 0 मिला था तो टी वी भी 0 आ गया था, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, है कि नहीं. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कि टी इक्वल है टी स्टार के. ठीक है, और n ग्रेटर देन 1 है तो n को मान लेते हैं 2, क्योंकि उसने ग्रेटर देन 1 बोला है. और v बिलोंग कर रहा है v से सच दैट t टू दी पावर n. और n हमने 2 माना तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा t4v इक्वल टू 0. तो tv भी 0 हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहा है. टी टी स्टार के इक्वल है, t4 इक्वल टू 0 है तो tv भी 0 हो जाएगा. सिंपल हो गया अब ऑप्शन. तो देखो सी ऑप्शन में हमने क्या लिया? लेट n इक्वल टू 2. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? t टू द पावर 4 v इक्वल टू 0. तो इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? t4v का इनर प्रोडक्ट v के साथ इक्वल टू 0. दिस इंप्लाई टी स्क्वायर v इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि हमें गिवन है क्या है? हमें गिवन है कि टी टी स्टार के इक्वल है. तो यहाँ पे क्या आता? टी स्क्वायर बी इंटू टी स्टार स्क्वायर बी. तो टी स्टार की जगह पे हम टी लिख सकते हैं ना. तो यहाँ पे क्या आ गया? टी स्क्वायर बी इक्वल टू 0.
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टी टू द पावर 2 वी इक्वल टू 0, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सेम एज अबव, टी ऑफ वी इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल गया टी ऑफ वी इक्वल टू 0। तो सी स्टेटमेंट तो यही कह रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया। फोर्थ देखो क्या बोल रहा है, टी टी स्टार इक्वल है टी स्टार टी के, और एन ग्रेटर देन 1 है, तो टी टू द पावर एन 0 है, तो टी भी 0 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, हमने एन को 2 लिया था, इसमें भी 2 ही लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर वी इक्वल टू 0 एज एन इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो फिर से सेम काम हम लोग नहीं कर सकते, टी ऑफ वी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई टी ऑफ वी इक्वल टू 0, क्योंकि वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है टी टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी, है कि नहीं। तो यहां से हमें क्या मिल गया, टी वी इक्वल टू 0, तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन भी सही हो गया। इजी क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, बी आर वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन इक्विप्ड विथ नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू सुप्रीमम एफ एक्स। ठीक है, नॉर्म ऑफ एफ किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स के। उसने डिफाइन करके दिया है टी कंटिन्यूअस फंक्शन 0 1 से 0 1 तक टी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। ठीक है, तो देखो सिंपली कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारा 0 1 में, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं एफ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कोई भी पॉलिनोमियल, ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये सब हमें पता है। उसके बाद उसने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके दे दिया हमें, ठीक है, और टी एन बोल रहा है कंपोजिशन फंक्शन है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं हमसे फर्स्ट ऑप्शन में कि देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू ओपन 0 1 such that for all f and g belongs to C01, this is less than equal to alpha of norm of f minus g। ठीक है, तो हम कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन चूज कर सकते हैं, और हम देखते हैं चूज करके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के कि क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो फर्स्टली हम ऐसे फंक्शन को चुनो जिससे तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो हम फर्स्ट एफ को 1 चूज कर लेते हैं और जी को 0 चूज कर लेते हैं, अब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। उसने क्या बोला, टी ऑफ एफ कैसे डिफाइन है, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, टी ऑफ एफ क्या होगा, फंक्शन 1 के करस्पॉन्डिंग 0 टू एक्स 1 डी टी, ये क्या मिलेगा हमें, एक्स मिलेगा। सिमिलरली टी ऑफ जी क्या था, जी क्या है 0, तो इंटीग्रेशन में 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है, नॉर्म ऑफ टी एफ माइनस टी जी। ठीक है, तो रखते हैं नॉर्म ऑफ टी एफ माइनस टी जी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा एफ माइनस जी। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ टी एफ क्या आया, एक्स माइनस टी जी क्या है 0 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा एफ क्या है 1 माइनस 0। तो यहां से हमें क्या मिल गया, नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, है ना। अब देखो इसने नॉर्म क्या डिफाइन कर रखा है, नॉर्म डिफाइन कर रखा है सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 टू 1 एफ एक्स, है ना। तो नॉर्म ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 1 मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो ये क्या आएगा 1, है ना। सुप्रीमम क्या हो जाएगा एक्स का 1 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, और अल्फा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 1 से। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा हो जाए, अल्फा तो ऑलवेज लेस रहेगा 1 से, है ना। तो यहाँ पे तो क्या बोल रहा है 1 लेस देन हो जाए अल्फा के, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, तो फर्स्ट वाला तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड क्या बोल रहा है कि टी स्क्वायर एफ माइनस टी स्क्वायर जी,
सेम फंक्शन में बस इसने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो देखो टी स्क्वायर वन हमें क्या मिलेगा, टी ऑफ वन, क्योंकि हमें कंपोजिशन फंक्शन टी ऑफ एन उसने कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करके दिया था, तो टी ऑफ वन लेना होगा हमें। और अभी ऊपर हमने देखा टी ऑफ वन की वैल्यू हमें एक्स मिली थी, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, टी ऑफ एक्स और टी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर बाई टू, 0 to x, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू के। और हमारा जी क्या था, 0, तो टी स्क्वायर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, टी ऑफ 0, और टी ऑफ 0 में क्या मिला था, 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टी ऑफ 0 के, और टी ऑफ 0 तो हमें 0 ही मिला था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ माइनस टी स्क्वायर जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 0, ठीक है। और ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, सुप्रीमम 0 to 1, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 मॉडुलस एक्स स्क्वायर बाय टू, तो इसका सुप्रीमम क्या आएगा, 1/2, है ना, सुप्रीमम 1/2 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है वो, कि 1/2 लेस इक्वल हो जाएगा अल्फा 1 - 0 के, तो और अल्फा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 1 से, तो हमें 1/2 लेस इक्वल हो जाएगा अल्फा के। तो ठीक है, अल्फा ओपन इंटरवल 0 1 से बिलोंग कर रहा है, तो हमें ऐसे बहुत सारे अल्फा मिल जाएंगे जो 0.5 से बड़े होंगे, है ना। हमें अल्फा 0.7 मिल सकता है, 0.6 मिल सकता है, 0.8 मिल सकता है, बहुत सारा अल्फा हमें मिल जाएगा जो हाफ से बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो सेकेंड वाला सही हो गया। सिंपल एग्जाम्पल 1 और 0 लेने से ही हमारा एक ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, एक ऑप्शन सही हो गया। थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि सेट f बिलोंग्स टू C01, टी ऑफ f इक्वल टू f इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है। देखो टी ऑफ f इक्वल टू f दे रखा है उसने, ठीक है, और टी ऑफ f क्या था, टी ऑफ f था 0 से x f dt, है ना, ये डिफाइन कर रखा था टी ऑफ f उसने, तो ये किसके इक्वल हो गया, f के, ठीक है। अगर हम लोग दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f इक्वल टू f डैश, तो कौन सा फंक्शन अपने डेरिवेटिव के इक्वल होता है, तो देखो ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा नहीं बन गया कि f डैश माइनस f इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लो तो क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन dx, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, f इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू c1, दिस इम्प्लाई f इक्वल टू c1 e टू द पावर x, है ना, क्लियर। तो हमें यहाँ से f की वैल्यू क्या मिल गई, c1 e टू द पावर x, ठीक है। अब देखो, अब c की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 0 पे चेक करते हैं कि 0 पे क्या आ रहा है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, है ना। तो 0 पे चेक करते हैं क्या आ रहा है, जब हम टी ऑफ एफ ऑफ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 0 एफ टी डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 0, एफ ऑफ 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, 0 इक्वल टू c1 e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ से हमें क्या मिला, c1 इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो यहाँ से f क्या आ गया, f इक्वल टू 0 आ गया, क्लियर। और ये 0 कैसा है, ये सिंगलटन सेट है कि नहीं, एक 0 मिल रहा है हमें सिर्फ, तो ये सिंगलटन सेट है। और वो क्या बोल रहा है कि टी एफ इक्वल टू एफ हो तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, तो ये सही बात है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है टी टू द पावर एन का नॉर्म इंफिनिटी पे चले जाएगा, अगर एन इंफिनिटी पे चला जाएगा। क्या बोल रहा है, टी टू द पावर एन का नॉर्म इंफिनिटी पे टेंड कर जाएगा एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। टी को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। जब हमने f1 लिया था तो हमें t क्या मिला था, x मिला था, और जब हमने t का स्क्वायर किया था तो हमें क्या मिला था, t ऑफ 1 हमें क्या मिला था, t ऑफ x,
और ये क्या मिला था, इंटीग्रेशन टी डी टी 0 to x इक्वल टू x² बाई 2 मिला था। तो टी स्क्वायर क्या मिलेगा, x² बाई 2। सिमिलरली हमें टी क्यूब मिलेगा x³ बाई 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x³ बाई 3 फैक्टोरियल। तो देखो एक पैटर्न दिख रहा है, इंटीग्रेशन होते जा रहा है फंक्शन का। तो यहाँ पे टी ऑफ एन क्या मिलेगा, हमें टी ऑफ एन मिल जाएगा x⁴n/n फैक्टोरियल। अब जब इसका नॉर्म लोगे तो क्या मिलेगा, इसका नॉर्म मिलेगा नॉर्म ऑफ xn/n फैक्टोरियल। और ये कैसे डिफाइन है, ये डिफाइन है सुप्रीमम x बिलोंग्स टू 0 to 1 मॉड ऑफ fx। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ xn/n फैक्टोरियल। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 1/n फैक्टोरियल, है ना। अब देखो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, t⁴n कहाँ चला जाएगा, नॉर्म t⁴ जब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 0 पे। तो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ tn कहाँ चला जाएगा, 0 पे। पर यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया है कि नहीं। तो 2 और 3 हमारा सही है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, बी ऑफ बाइलिनियर फॉर्म दिया हुआ है। लेट बी ऑफ वी डब्ल्यू इज नॉन डीजेनरेटेड सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। नॉन डीजेनरेटेड सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म दिया हुआ है बी। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट बी का नॉन जीरो होगा, है कि नहीं। और ये R2 से बिलोंग कर रहा है, यानी कोई 2x2 मैट्रिक्स होगी। और क्यू वी इक्वल टू वी 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 बी अ कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। और बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट वेक्टर वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू R2 सच डेट वी 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 की वैल्यू उसने दे रखी है 0 है, और बी वी डब्ल्यू की वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है। ऑप्शन 1 में वो बोल रहा है कि बी डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो V और W की उसने बात की है, तो चलो मैट्रिक्स बना कर देखते हैं। बाइलिनियर फॉर्म है तो मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्या बनेगी, यहाँ पे V की एंट्री, यहाँ पे W, यहाँ पे V, यहाँ पे W, ठीक है। B V V उसने क्या डिफाइन करके दिया है, 0, है ना। तो यहाँ पे V इंटू V क्या हो जाएगा, 0। VW कोई नॉन जीरो एंट्री है, ठीक है। तो इसको लेमडा मान लो, नॉन जीरो एंट्री है क्योंकि यहाँ दे रखा है ना इसने बी ऑफ वी डब्ल्यू नॉन जीरो है, तो ठीक है। ये लेमडा है, प्लस उसने क्या दे रखा है, ये साइमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है, तो यहाँ पे लेमडा है तो यहाँ पे भी लेमडा हो जाएगा। और डब्ल्यू डब्ल्यू का हमें पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है। हमसे ये क्या कह रहा है, हमसे ऑप्शन 1 में ये कह रहा है ये डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। देखते हैं उसने क्या कंडीशन दे रखी है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्योंकि वो डीजेनरेटेड है। तो इस मैट्रिक्स का हम लोग अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 माइनस लेमडा स्क्वायर, है ना। एज लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो लेमडा 0 नहीं हो सकता। हमें तो बस इतना पता चला, इस पे क्या कंडीशन है ये तो कुछ पता नहीं चला ना, डिपेंड ही नहीं कर रहा डेल्टा पे, है कि नहीं। ये बाइलिनियर फॉर्म डिपेंड ही नहीं कर रहा डेल्टा पे, तो हम यहाँ से ये नहीं बता सकते कि बी डब्ल्यू डब्ल्यू 0 होगा या नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर मेरा लेमडा नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से बी डब्ल्यू डब्ल्यू पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो फर्स्ट वाला गया। अब देखो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि Q इज इक्विवेलेंट टू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो, और 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसके पास दो आइगन वैल्यूज होंगी, है ना। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसके पास दो आइगन वैल्यू होंगी। तो क्या पॉसिबिलिटी है उन आइगन वैल्यू की, आइगन वैल्यू की पॉसिबिलिटी है कि या तो लेमडा पॉजिटिव हो सकता है या लेमडा निगेटिव हो सकता है, लेमडा 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो ये क्या बन गया, इनडेफिनिट, है कि नहीं, ये इनडेफिनिट है ना। तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि Q इज इक्विवेलेंट टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म, और क्वाड्रेटिक फॉर्म उसने डिफाइन करके दी रखी है x² - y²।
इसका मैट्रिक्स बनाओ। इसका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? क्यू क्या है? क्यू एक्स वाई उसने दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। इसकी आइगन वैल्यूज देखो क्या है, एक आइगन वैल्यू है 1 और दूसरी है -1, एक पॉजिटिव दूसरी निगेटिव, और इसमें 0 आइगन वैल्यू नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म के। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट टू द quadratic form because it is non-degenerate, symmetric and indefinite। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड में उसने क्या बोला है कि Q ऑफ अल्फा V प्लस W इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अल्फा बिलोंग कर रहा है R से। तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या बोला उसने, Q ऑफ अल्फा V प्लस W इक्वल टू 0 हो जाएगा, अल्फा बिलोंग कर रहा है R से। तो रखते हैं, इसमें क्या मिलेगा हमें, B ऑफ अल्फा V प्लस W, अल्फा V प्लस W इक्वल टू 0। इसको ओपन करो तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा स्क्वायर B ऑफ V प्लस अल्फा ऑफ B VW प्लस अल्फा B WV प्लस B ऑफ WW इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। और हमें क्या पता है, गिवन है कि B ऑफ VV इक्वल टू 0 है, तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई। और दूसरा मैट्रिक्स बाइलिनियर फॉर्म सिमेट्रिक है ना, तो यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 अल्फा B ऑफ VW प्लस BWW इक्वल टू 0। और हमसे क्या बोल रहा है कि अल्फा बिलोंग कर रहा है 8 से, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगा ना इक्वल टू -B ऑफ WW अपॉन 2B ऑफ VW, है कि नहीं। तो अल्फा मिल गया हमें, एज अल्फा बिलोंग्स टू आर, तो ये भी तो किसी आर का एलिमेंट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सेकंड वाला भी सही हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट क्यू ऑफ अल्फा वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो देखो हमें अभी अल्फा मिला, वो अल्फा कैसा है, ये अल्फा तो यूनिक मिला ना हमें, अल्फा तो यूनिक है, अल्फा यूनिक है, अल्फा माइनस ऑफ वी डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन 2B VW के इक्वल है कि नहीं। इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी अल्फा सच दैट, ये अगर 0 हो जाए तो, ऐसा तो नहीं है, हमें इसके लिए यूनिक अल्फा मिला, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।